चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए एमसीक्यू सॉल्यूशन मार्च 2020 का पेपर। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये कौन आएगा बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Second, which one of the following is an equation of magnetic energy density? Knowledge based question है, याद होना चाहिए b square upon 2 mu 0. Third, a 15 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz AC source. Value of capacitive reactance. Capacitive reactance is given by 1 upon omega c. Omega is equal to 2 pi mu c. इन भाई साहब को सज्जन को कोई तकलीफ हो गई है। देखो तो क्या था, ओमेगा की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट किसको कर सकते हैं? 2 पाई न्यू को। न्यू कौन है? आपकी फ्रीक्वेंसी। और यहां पे तो 1 अपॉन 2 पाई 3.14 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है और सी आपने लिया है 15 माइक्रोफेराड। ये आपका सी है माइक्रोफेराड। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁶ अपॉन भाई ये 50। चलो एक बार मैं ये कर लेता हूं, आप कैलकुलेशन करना। देखो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि 50 × 2 मतलब 100, तो ये मैं कवर कर लूंगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 15, इतना आप कर सकते हो। 212 आंसर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। 10,000 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1515 क्या आया? 212 ओम। फोर्थ, a jet plane is traveling towards west at a speed of 500 मीटर पर सेकेंड। देखो ये जेट प्लेन की स्पीड दी है। What is the voltage difference developed between the end of wings having span of 25 meter if the Earth's vertical magnetic field component at vertical component has magnitude of this much and deep angle? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे ही दिया है। चलो हमको पता है कि when a rod of length L moves with velocity v in uniform magnetic field B, the motional EMF is BVL. What is the magnetic field? 2.5 into 10 to power minus 4. Speed is given 500 and length is 25. चलो इसको ठीक से करेंगे तो 25, 25, 65, 130, 3.125 आएगा मेरे हिसाब से। पहले भी देख लेते एक बार, लेकिन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ओके, और 4 0 कवर हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर आएगा डी। फिफ्थ, कूलम चार्ज इन अ पॉजिटिव चार्ज फॉर कप हैविंग 1 ग्राम ऑफ वाटर। एक 180 ग्राम वाटर है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है? 180 ग्राम H2O वाटर। समझो बच्चों, H2O है, उसका एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास, मोलर मास बोलते हैं जनरली हम उसको, एटॉमिक मास बोलना ठीक नहीं रहेगा, मोलर मास। मोलेक्युलर मास है इसका कितना? 18 ग्राम। उसका मतलब सिंपल हो गया कि ये मोल्स कितने हैं? ये मोल कितने हैं? म्यू इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन 1 मोल का मास, तो 10 मोल हो गया, है ना। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल्स में एटम होते हैं कितने? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। और ऐसे कितने मोल? 10 मोल। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम इतने होंगे। अभी H2O में बोलेंगे तो उसमें 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन, 8 ऑक्सीजन के प्रोटॉन, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने हुए? 10 प्रोटॉन्स। तो ये कौन हुआ? ये तो नंबर ऑफ एटम्स हुए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? इसको भी मल्टीप्लाई आपको कितना करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा। 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, सही है ना बच्चों, इंटू 10 इंटू और 10 करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हुए। और उसको आपको चार्ज फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू N कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने? इतने 6.023 इंटू 10 टू 23 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो ये 96 वाला आंसर आने वाला है। 9.6
6 समथिंग, और यहाँ पे करेंगे तो 1 2 5 25 6 ये वाला आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से आपका आंसर बी बैठेगा। देख लेना एक बार ध्यान से, सही है। 6th, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट एट 3300 वोल्ट। भाई इनपुट में जो देंगे वो वोल्टेज किसको देंगे, प्राइमरी को। 3300 प्राइमरी कॉइल को मिलने वाला वोल्टेज है 3300 वोल्टेज। टू अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 2000 टर्न्स। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू गेट आउटपुट पावर 330। आउटपुट मतलब सेकेंडरी में वोल्टेज कितना चाहिए, 330 वोल्ट, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। वैसे तो डायरेक्ट ही बोल सकते हैं 200 आ जाएगा आंसर, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो हम ऐसे करेंगे कि भाई VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन MP। ये आपको 330 चाहिए, ये आपके पास है 3300, ये आपको फाइंड करना है, ये आपका 200। तो देखो ये दोनों जीरो यहाँ पे, अरे यार सेम ही है, ये यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, ये 20 जाएगा तो 200 आंसर आ ही जाएगा। 7, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। याद रखो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है, इनपुट फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। तो इनपुट कितनी है 50, तो आउटपुट यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे वी विल गेट 100 हर्ट्ज। 8, फ्रीक्वेंसी ऑफ FM रेडियो स्टेशन। आप जब भी कोई FM रेडियो स्टेशन ट्यून करोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। दिस इज नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। आपको रेडियो वेव्स जो चैप्टर 8 है उसमें यूजेस है डिफरेंट वेव्स के, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। टीवी सिग्नल्स के लिए क्या होता है, ये वाला 54 मेगाहर्ट्ज टू 890 मेगाहर्ट्ज, लेकिन FM रेडियो स्टेशन तो ये आएगा। आप ट्यून करते होंगे, आप किसको, रेडियो मिर्ची, बिग FM, रेड FM, विविध भारती, ये सबको ट्यून करते होंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 91.1 मेगाहर्ट्ज, 98.3 मेगाहर्ट्ज एटसेट्रा। सही है, तो इनके बीच में आएगी वो। 9, टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स विच रेज आर यूज्ड। तो हमको यहाँ पे गामा भी दिया, ये भी दिया, लेकिन जनरली हम एक्सरे ही यूज करते हैं बच्चों। गामा भी कर सकते हैं, जनरली गामा भी कर सकते हैं यार, कई इतना अलग अलग केसेस है, गामा भी करेंगे, रेडिएशन से कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्रिटिकल कंडीशन में करते हैं, बाकी तो एक्सरे ही करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाएंगे तो हम गामा रेज लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो, इन ऑप्टिकल फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन द क्लैडिंग। ये वापस रिपीट हुआ। 11, बार बार एक क्वेश्चन। A magician during a show makes a glass lens n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of liquid? जब कोई ऑब्जेक्ट कोई मीडियम के अंदर डिसअपियर हो जाता है, मतलब इनविजिबल होता है, उसका मतलब ये हुआ कि जितना मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही उस मटेरियल का भी होगा। तो यहां पर ग्लास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, और लिक्विड के अंदर वो डिसअपियर हो रहा है, तो लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर ही होगा। 12, obtain approximately the ratio of nuclear radii of gold isotope 79197 and silver isotope 47107. Nuclear radius is given by R is equal to R0 a raised to 1 by 3. So R proportional to a raised to 1 by 3. हमको चाहिए यहाँ पे गोल्ड अपॉन सिल्वर क्या रेशियो। तो यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड का एटॉमिक मास क्या है 197 और सिल्वर का क्या है 107, और उसका हम क्या करेंगे क्यूब रूट। तो इसका क्यूब रूट हम कैसे करेंगे, 197 डिवाइडेड बाय 107, ये मिला, अरे 197 डिवाइडेड बाय 107, ओके 1.841 मिल रहा है। और इसका क्यूब रूट करना कैसे मैंने आपको सिखाया था कि जो भी डेटा है वो डिजिट है वो पहले लिख दो यहाँ पे सारी। इसका क्यूब रूट निकालना है कैलकुलेटर से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बार स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई बाय 4 बार 1 2 3 4, मल्टीप्लाई बाय 8 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई बाय 2 बार स्क्वायर रूट, तो 1.23 वाला आंसर यहाँ पे आएगा। सही है बच्चों।
13 इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज्ड। चलो डबल स्लिट में हमने जो सोर्स स्लिट थी उसकी विड्थ हमने क्या किया, इंक्रीज की। तो फ्रिंज पैटर्न्स गेट्स मोर एंड मोर शार्प इंस्टेड ऑफ, नहीं दो स्लिट से डबल स्लिट बोला है तो उसमें तो उसको तो कोई डिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं। मतलब देखो जनरली ये थोड़ा और कंफ्यूजिंग है। डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस तो होता है, साथ साथ में थोड़ा डिफ्रैक्शन उसके अंदर होता ही है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे डबल स्लिट बोला है तो हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पे ही गौर करेंगे। तो यहां पर बच्चों आपने क्या किया, विड्थ को डिक्रीज किया। विड्थ को आप डिक्रीज करोगे तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। कहां पर है, फ्रिंज पैटर्न्स गेट्स मोर एंड मोर शार्प, सही है। अरे इंक्रीज की तो यहां पर शार्प नहीं होगा, ये डिक्रीज आएगा। फ्रिंज पैटर्न गेट्स लेस एंड ये कुछ सेट नहीं हो रहा है यार, ये वर्डिंग सेट्स नहीं हो रहा है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसमें दो स्लिट यहां पर थी, एक स्लिट यहां पर थी। तो इसकी विड्थ इंक्रीज करोगे आप तो यहां से जितनी विड्थ कम होगी, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। सही है, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। चलो फिर भी ये लिख सकते हैं फ्रिंज पैटर्न गेट्स लेस, नहीं लेस शार्प, ऐसा कुछ आएगा, है ना। 14 फ्रॉम विच फिनोमिनन ऑफ ऑप्टिक्स वन कैन से दैट लाइट आर ट्रांसवर्स। पोलराइजेशन, वह पोलराइजेशन आपको शो करता है कि लाइट ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल। तो याद रखो पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स का होता है, इसलिए हमको पता चल जाता है कि भाई लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। 15 कंप्लीट द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। यूरेनियम 90 to 236 है, यूरेनियम 90। ये क्वेश्चन भी कितनी बार ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये बेरियम 56 144 है, प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन बनने वाले हैं। यहाँ पे कौन है वो हमको पता नहीं है, तो हम बोल देते हैं XZ। चलो पहले नीचे का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो 56 प्लस Z 0, तो Z आपको यहाँ पे मिल जाएगा 36। ओके, अभी ऊपर का कंपेयर करेंगे तो 236 इज इक्वल टू 144 प्लस A प्लस 3। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 89। तो यहाँ पे याद रखो 36 क्रिप्टॉन 3689 ये आपको मिल ही जाएगा। सही है। नेक्स्ट 16 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to 8 megahertz is produced by laser. The power emitted is this. What is the energy of each photon? भाई यहाँ पे पावर दिया है, उसका तो कोई काम है ही नहीं। आपको फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, 6 into 10 to 8 मेगाहर्ट्ज, मतलब into 10 to 4 हर्ट्ज। अरे 6 हर्ट्ज, तो ये हो गया 6 into 10 to 14 हर्ट्ज। ये आपको फ्रीक्वेंसी दी है रेडिएशन की। और एनर्जी पूछी है फोटोन की, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, ये हो गया 6.625 इंटू 10 to power minus 34। न्यू आपके पास है 6 into 10 to 14, ये 39 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग इंटू 10 to minus 20। एक पॉइंट कवर कर लोगे तो ये आपका आंसर सेट हो ही जाएगा। वर्क फंक्शन ऑफ विच मटेरियल इज लोएस्ट, सिंपल यार, सीजियम। सीजियम फोटो सेंसिटिव सरफेस सबसे ज्यादा बताता है, मतलब उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा। 18 बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ व्हाट टू मेटल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पोर्ड आउट। हमको पता है, हमने आगे पढ़ लिया, फील्ड एमिशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। इसको 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, तो यहां पर वोल्ट पर मीटर है, तो ये आएगा आंसर। 19 वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइव जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। 20 मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 to 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय लेजर। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, अभी तो आ गया बच्चों। तो E इज इक्वल टू क्या था, h न्यू। h क्या है 6.625 इंटू 10 to power minus 34। न्यू क्या है 6 into 10 to 14। ये आप करोगे तो 39 समथिंग आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 ले लेता हूं, माइनस 20 जूल। एक पॉइंट कवर कर लोगे तो आपका आंसर B आ जाएगा।
21 13.6 eV energy is required to separate hydrogen atom into proton and electron. Compute the orbital radius of corresponding electron. एनर्जी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हमको क्या पता है, 1/8 पाई, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दो, E इज इक्वल टू 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 Z स्क्वायर अपॉन R, Z स्क्वायर, लेकिन हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z हम कितना ले लेंगे, 1। इसको हम क्या कर सकते हैं पता है, इसको हम लिख सकते हैं K/2 स्क्वायर अपॉन R। चलेगा बच्चों? हाँ, तो मुझको रेडियस चाहिए तो हम यहां पे लिख सकते हैं K स्क्वायर अपॉन 2R। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू 9, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 का स्क्वायर 2, और यहां पे बच्चों ये E आएगा, R यहां पे गया, ये यहां पे आया। E कितना है 13.6, EV मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही है। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 13.6 क्या आया, 0.53। 0.53 इंटू 10 टू पावर माइनस क्या आएगा, 10 आएगा ना, हाँ 10 मीटर, क्योंकि ये -19 एक निकल गया, फिर ऊपर जाएगा, सही है, एक निकल जाएगा, 9 -19 -10। इसको कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा A। बाकी आपको ये वैल्यू पता ही होनी चाहिए। ये बोहर रेडियस है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस जो बोहर रेडियस है वो इतनी है। 22 टू एक्साइट हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और उसमें उसकी एनर्जी होती है -13.6 eV। सेकेंड एक्साइटेड मतलब ऑर्बिट कौन सी, थर्ड, और थर्ड ऑर्बिट में उसकी एनर्जी है 1.51 eV। तो आपको इसमें से यहां पे भेजना है तो एनर्जी का कितना एनर्जी चाहिए, डेल्टा E इज इक्वल टू, उसको माइनस ये करोगे तो 12.09 eV। आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सही है। 23 the ground state energy of hydrogen atom is this, what is the kinetic and potential energy of electron in this state। कोई ऑर्बिट में टोटल एनर्जी है इतनी, आपको काइनेटिक चाहिए तो वो -E जितनी होगी, और पोटेंशियल चाहिए तो 2E जितनी होगी, क्योंकि रिलेशन हमको पता था E इज इक्वल टू -K इज इक्वल टू U/2। तो यहाँ पे K और U को सब्जेक्ट बना देंगे यहां से, तो ये आएगा। तो काइनेटिक क्या होगी, चलो E की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 13.6 eV, और पोटेंशियल की बात करेंगे तो वो नेगेटिव में ही रहेगी, तो वो हो गया -27.2 eV। कहाँ पर है ऐसा आंसर, तो यहाँ पर आंसर है A। 24 इन केस ऑफ हेड ऑन कॉलिजन व्हेन द इंपैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम, पर इंपैक्ट पैरामीटर मिनिमम मतलब क्या, 0 होगा, तो उसका स्कैटरिंग एंगल क्या होगा, पाई। क्या होगा, पाई। मिनिमम इंपैक्ट पैरामीटर मतलब क्या, कि जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है वो टारगेट न्यूक्लियस के सेंटर से पास हो रहा है, तो हेड ऑन कॉलिजन करेगा, और हेड ऑन कॉलिजन करेगा तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री होगा। 25th chlorine has two isotopes having mass 24.98 and 36.98. The relative abundance of these isotopes are this and this %, the average mass of chlorine। आपके पास दो क्लोरीन है, एक 17 क्लोरीन 35 है जिसका मास आपको दिया है 34.98 U, और उसका एबंडेंस आपको दिया है 75.4%। दूसरा है क्लोरीन 1737, और उसका मास आपको पता होना चाहिए, या तो दिया भी है इतना, और उसका प्रोपोर्शन है यहाँ पे 24.6%। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास एवरेज, तो यहाँ पे फॉर्मूला है M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। चलो यहाँ पे लिखेंगे तो 34.98 इंटू 75.4 प्लस 36.98 इंटू 24.6 अपॉन इसको करेंगे 100। तो आंसर क्या बैठेगा, मैं बोल दूं बच्चों, यही बैठेगा। देखो कैलकुलेशन करने, अरे नहीं ये भी तो है, हाँ तो आप कैलकुलेशन करो फिर, बाकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी तुक्का क्या हो सकता था पता है, देखो
कुछ का मास ये है, कुछ का मास ये है, तो बाकी जो एवरेज मास होगा वो दोनों के बीच का कुछ होगा। तो ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है? तो एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। सही है कि नहीं? बाकी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आप कैलकुलेशन करो क्योंकि यहाँ पे 35 भी लिखा है, तो आपको सी ही मिलेगा आंसर। 26, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर द न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक मास। याद रखना 30 to 170 के बीच वाले जो एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ऐसा फॉर्मूला हमने लिखा था, EBN वर्सेस ए का ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, याद है? तो उसमें ये जो है बीच वाले उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है 30 to 170 के बीच में, जो स्टेबल होते हैं सबसे। 27, दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विद द 20 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दी ब्रोगली? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। 6.625 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, मास आपको दिया है 120 ग्राम मतलब 0.12, और v आपके पास है कितना? 20। चलो इसको सिंप्लीफाई करें। 6.625 डिवाइडेड बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 20 क्या आया बच्चों? 2.76 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 मीटर। कहां पर है ऐसा? तो ऐसा यहां पर है। नेक्स्ट 28, इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एन टाइप सिलिकॉन, चलो पहले से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी सही, ट्राइवेलेंट गलत। एन टाइप में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, मतलब ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी, वो तो यहीं से गलत हो गया। होल्स आर माइनॉरिटी, सही है। पेंटावेलेंट्स आर डोपेंट, वो भी सही है। तो आपका आंसर कौन आया? पी टाइप, एन टाइप के लिए सी आंसर बैठ गया। 29, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। कितनी बार आ चुका है? याद रखो बच्चों, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तब डेप्लेशन लेयर का पीडी और अप्लाइड वोल्टेज दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, और उसके लिए टोटल बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, उसका विड्थ भी डिक्रीज हो जाएगी। 30, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज? आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसमें? हाफ वेव। भाई हाफ वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी जितनी ही होगी, मतलब ये आएगा। लेकिन जो फुल वेव होगा तो आपको क्लियर होना चाहिए, फुल वेव में आउटपुट जो है वो इनपुट से डबल होगी, लेकिन यहां पे आपको सिर्फ हाफ वेव पूछा है तो 50 आएगी। 31, विच इंप्योरिटी इज एडेड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमको कौन करना पड़ेगा? ट्राइवेलेंट। और ट्राइवेलेंट कौन दिख रहा है? तो यहां पर दिख रहा है बोरॉन, बाकी एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस वो सारे पेंटावेलेंट है। 32, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 इंटू 10 टू 18 इलेक्ट्रॉन्स Q इज इक्वल टू Ne। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इंटू 10 टू 18। चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू 19 चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट 9.6 हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पूछा है तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे चार्ज, नेगेटिव इंटू 10 टू पावर माइनस 1। सही है ना बच्चों? तो यहां पे क्या करेंगे? इसको अप्रोक्सीमेटली 10 बोल दो तो -1 कूलम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 33, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस। किसका किसका रेशियो? इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Ke1 E2 अपॉन आर स्क्वायर, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया। प्रोटॉन का चार्ज ही, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही। ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे तो G प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो ये निकल गया। अभी इन सब की वैल्यूज हमको रखनी पड़ेगी। तो K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। प्रोटॉन का चार्ज वो भी सेम है, अपॉन G कौन है? 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल टू इतना आया, डिवाइडेड बाय 6.67
डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 9.1, 0.227 आ रहा है बच्चों ये तो, इंटू 10 टू पावर। देखो फिर से एक बार, मेरे से कुछ गलती तो नहीं हो रही है? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लफड़ा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 20, ये -38 हो गया, ये कौन हो गया -38 निकल गए, ये 10 to 40 हो गया। आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, चलेगा, ये 2.3 होगा इंटू 10 टू पावर 39 है, देखो है ना, तो ये आंसर लिख सकते हो, चलेगा, लेकिन यहां पर तो ये है नहीं। 34 यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सो द यूनिट इज कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, सही है। 35th इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का हमको पता है, जो एक्सिस होगा तो 2 kp अपॉन r क्यूब, या तो इक्वेटर होगा तो kp अपॉन r क्यूब, इन बोथ केसेस E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। 36 वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, भाई ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। 27 3 capacitors 2 picofarad 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel, so total capacitance, भाई पैरेलल के लिए तो फॉर्मूला एकदम इजी है, तीनों का एडिशन ही होगा, तो यहां पे 9 पिकोफैराड है, आंसर आ ही जाएगा। 38, अरे कहां गया, हाँ 38 इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी बार रिपीट हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलवेज नॉर्मल होगी। 39 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R is equal to V by I, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, याद रखो बच्चों, वापस रिपीट हो रहा है, V अपॉन I इज इक्वल टू रॉयल अपॉन A, जो करंट इंक्रीज करोगे, क्यों, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस तो इस पे डिपेंड कर रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, V इंक्रीज होगा, I इंक्रीज होगा, लेकिन रेशियो तो उनका कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहां पर याद रहे करंट इंक्रीज होगा, फिर भी रेजिस्टेंस वही रहेगा। 40 किरचॉफ जंक्शन रूल प्रेजेंट, भाई किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जंक्शन पूछा है मतलब क्या, जितना करंट जंक्शन के अंदर आएगा उतना करंट जंक्शन से बाहर जाएगा, मतलब करंट मतलब कौन, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम, तो चार्ज जितना आ रहा है उतना जा रहा है, मतलब कंजर्वेशन किसका हुआ, चार्ज का, और जंक्शन का जो लूप, किरचॉफ का जो लूप रूल है वो एनर्जी कंजर्वेशन है, याद रखना। 41 टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज नेट रेजिस्टेंस इज 5, ओके बच्चों देख लेते हैं, दो रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो R1 + R2 आपको मिला 5 ओम, याद रखना सीरीज कनेक्शन में, और दोनों को जब पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में, तो फॉर्मूला क्या है, R1 R2 अपॉन R1 + R2, वो आपको मिला 1.2 ओम। एक काम करते हैं, ये वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, तो R1 R2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1.2, तो R1 R2 आपको मिलेगा 6, ये सामने जाएगा, तो हमको यहां पे देखना है कि किसकी प्रोडक्ट 6 हो रही है, जिन रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 6 होगा वो अपने रेजिस्टर्स हो गए, तो 4 1 जा 4 नहीं आएगा, 2 3 जा 6, तो ये सही आ गया, ये 0.36 हो गया, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, बी। 42 स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, to suspend it in air by uniform horizontal magnetic field, value of required magnetic field, कोई वायर है जिसका मास आपको दिया है m, तो वो नीचे कितना वेट लगेगा, उस पर वेट कितना लगेगा mg, लेकिन आपको उसको एयर में स्टेबल रखना है, तो उतना ही ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है ILB। इन इक्विलिब्रियम mg किसके बराबर होगा, ILB के बराबर होगा, तो B आपका हो जाएगा mg अपॉन IL। मास कितना है 200 ग्राम, तो इसको लिखेंगे 0.2 kg, 200 ग्राम तो kg में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 kg, G आप ले सकते हो 9.8, I2 और ये है 1.5, ये यहां पे हो जाएगा तो 10,
10 ऊपर दे देता हूं तो ये 90, अरे क्या ऊपर दिमाग जैसा है कुछ, 9.8/15 कर देता हूं। चलो क्या करेंगे इसको, 0.65 वाला आंसर आएगा, 0.65। देख लो एक बार, 9.8 डिवाइडेड बाई 15, 0.65 मैंने बोला सही है। 43, a conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to 3 Newton per coulomb. Point radially inward. What is the net charge? स्फीयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर पे दिया है इतना, तो सिंपल भाई ये आउटर पॉइंट है और उसके लिए पूरा चार्ज, इसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पे ही मान सकते हो। तो E का फॉर्मूला लिखेंगे KQ/R²। तो आपको Q फाइंड करना है तो ER²/K, ER²/K। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। E कौन है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻³ रेडियस नहीं लेनी है हमको, यहां पे लेना पड़ेगा डिस्टेंस, क्योंकि हमने यहां पे आउटर पॉइंट लिया है, तो ये R लेंगे, तो है ना। तो यहां पे R कितना है, 0.2 का स्क्वायर कर देंगे इसको। सही है बच्चों। एक काम करता हूं मैं, यहां पे इसको ठीक से Q को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E⁻r² हो जाएगा ना। E की वैल्यू हमको दी है, R आपको 0.2 दिया है 20 सेंटीमीटर, और K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। चलो इसको ठीक करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ रहा है बच्चों, 0.0067। 667 या 67 भी लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁻6, और ये आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। इसको नैनो कूलम बोल सकते हो, 6.67 नैनो कूलम। लेकिन बच्चों देख सकते हो रेडियली इनवर्ड किसका चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। किसका होता है, नेगेटिव। तो यहां पे आपको मिलेगा क्या, नैनो में कौन है बच्चों, अरे क्या बात, मेरा तो यही आंसर आ रहा है। फिर से एक बार देख लें, 1.5 इंटू 10⁻³ है, 20 सेंटीमीटर 0.2 का स्क्वायर है, 9 इंटू 10⁹ है। अब तक तो सब कुछ सही है। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.04, नहीं, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.04 डिवाइडेड बाय 9, सही है। 0.00667 आएगा, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। एक 3 पॉइंट कवर कर लोगे तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो ये नैनो कूलम आएगा। पर यहाँ पर थोड़ी गलती है, यहाँ पे नैनो कूलम होना चाहिए था, तो आपका आंसर ये बैठ जाता। सही है। 44, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द। चलो हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल में, जब n नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया है, उसमें से I करंट पास करेंगे तो उस पर टॉर्क लगता है NIAB, और वो किसके बराबर होता है, टॉर्सनल, मतलब जो रिस्टोरिंग टॉर्क है स्प्रिंग का, उसके बराबर। तो हमने करंट सेंसिटिविटी पढ़ा था φ/I। ये कौन है, करंट सेंसिटिविटी, याद कर लो। तो यहां पे φ/, ये कौन हो गया, NAB/K। तो ये किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल में है, तो K कौन है, स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट। 45, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन का टॉपिक तो वैसे निकल चुका है, लेकिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैं सिंपल बता दूं भाई, साइक्लोट्रॉन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको यह पूछा है कि कोई चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है QB/2πm। तो ये किससे इंडिपेंडेंट है, तो देख सकते हो मास पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड नहीं करता है। याद रहे, ये क्वेश्चन आपको उल्टा के ऐसा भी पूछ सकता है, इफ अ चार्ज इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 46,
A circular coil of wire consisting 100 tons, each of 2 centimeter carries a current 0.2 ampere. The magnetic field at the center of coil. भाई कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो Ni अपॉन 2r। म्यू जीरो कितना 4.10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, करंट इज 0.2 एम्पियर और यहाँ पे 2 और रेडियस कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻², 2 2 4 गया, तो यहाँ पे 2 पाई वाला आंसर आएगा 47। The capacitor of parallel plate capacitor with vacuum is 5 microfarad. If dielectric slab with K is equal to 1.5 is inserted between the plate, the capacitance will be, हमने पढ़ा है वैक्यूम में कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन 0 A/d, लेकिन जो K डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम डाल देंगे तो यहाँ पे परमिटिविटी आएगी मीडियम की एप्सिलॉन A/d, लेकिन इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं K एप्सिलॉन 0 A/d। इट मींस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बिकम्स K टाइम्स 2 वैक्यूम, सो C मीडियम इज इक्वल टू K आपका 1.5 है और वह पुराना वाला 5 था, तो ये आपको नया मिल जाएगा 7.5 माइक्रोफेराड। सिंपल चीज आ जाएगा। 48 meter square is the area of parallel plate capacitor having capacitance this much and the distance plates are kept at distance 1 mm। वह C का फॉर्मूला क्या है हमने पढ़ा है एप्सिलॉन 0 A/d, तो आपको एरिया चाहिए तो एरिया क्या हो जाएगा CD² अपॉन एप्सिलॉन 0। कैपेसिटेंस है 8.85 माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁻6। डिस्टेंस आपको 1 mm मतलब 10⁻⁻3 दी जाए, ये 3 दिया 10⁻⁻3 और एप्सिलॉन 0 आपके पास है 8.85 × 10⁻⁻12। ये दोनों कट हो गए और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, उतना एरिया आ जाएगा। 49 मिसनर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। कौन है? चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनमें आपको क्लियर होना चाहिए जब डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर, ऑल फील्ड लाइंस गोज आउट ऑफ द मटेरियल, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मिसनर इफेक्ट। 50 डायमेंशनल फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस। पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? किसी एक का फ्लक्स और दूसरे का करंट, सही है। हाँ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 L2 T-2 A-1, याद रखो मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है और नीचे करंट आ गया तो M1 L2 T-2 A-2। कहां पर है आंसर? ये आपका C हो जाएगा। सही है, सही है। ओके, अभी करने वाला है पार्ट A खत्म हुआ, अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट B।